हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉर्ज आर आर मार्टिन के द्वारा लिखी गई बुक ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की, जो कि 2015 के अंदर रिलीज हुई थी, जो कि 3 बुक से मिलकर बनी हुई एक बुक है। जिसमें पहली बुक द हेज नाइट जो कि 1998 के अंदर रिलीज हुई थी, और दूसरी बुक स्वॉन स्वॉर्ड जो कि 2003 के अंदर रिलीज हुई थी। तीसरी बुक द मिस्ट्री नाइट जो कि 2010 के अंदर रिलीज हुई थी। फैन की रिक्वेस्ट के आधार पर इन तीनों बुक की स्टोरी को मिलाकर एक कॉमन बुक बना दी, जिसका नाम है ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली बुक, जो कि है हेज नाइट। इस बुक के अंदर मेन कैरेक्टर डंक यानी कि डंकन द टॉल, जो आगे चलकर लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड बनते हैं, और एग जो कि फ्यूचर किंग एगोन 5th टारगेरियन है। और इस बुक के अंदर इन दोनों के बीच की क्यूट सी दोस्ती दिखाई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 100 साल पहले, जब डंक के गुरु सर आर्लेन ऑफ पेंट्री की मौत हो जाती है और डंक अपने गुरु को दफना रहा होता है। बसंत की बारिश ने जमीन को नरम बना दिया, इसलिए डंक को कब्र खोदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डंक ने पहाड़ी की पश्चिम ढलान पर वह जगह चुनी जहाँ पर सर आर्लेन हमेशा डूबते हुए सूरज को देखा करता था, और वह अक्सर कहा करता था, एक और दिन बीत गया और कौन जानता है कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, है ना डंक। एक सुबह जब बारिश ने डंक और आर्लेन को सिर से पांव तक भिगो दिया, उसके अगले दिन तेज और ठंडी हवाएं चली। तीसरे दिन सर्दी ने उन्हें जकड़ लिया, और चौथे दिन तक आर्लेन इतना कमजोर हो गया कि वह घोड़े पर भी नहीं बैठ सका, और अब वह चला गया। डंक मिट्टी खोदते हुए सोच रहा था, कुछ दिन पहले तक वह बूढ़ा घोड़े पर बैठकर गाना गा रहा था। वह हमेशा वही पुराना गीत गाता, मैं गल टाउन जा रहा हूँ सुंदर और गोरी लेडी से मिलने। और डंक भी वही गाना गा रहा था, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैं एस्पोर्ट जा रहा हूँ एक सुंदर और गोरी लेडी से मिलने। जब कब्र का गड्ढा काफी गहरा हो गया तो डंक ने आर्लेन का कवच, हेलमेट और तलवार की पेटी उतार दी। तो आर्लेन का वजन अब सिर्फ पत्तों के थैले जैसे हल्का लग रहा था। आर्लेन कद में छोटा और पतला था, और वहीं डंक अपनी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से लंबा, और वह 16 या 17 साल का लड़का था, और उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट की थी, और वह दिखने में पतला लेकिन ताकतवर था, और सर आर्लेन हमेशा उसकी ताकत की तारीफ करते। डंक ने बूढ़े आदमी का शरीर उठाया और उसे कब्र में नीचे सीधा लेटाया और कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसे पता था कि जल्द मिट्टी डालनी चाहिए, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन उस थके हुए चेहरे पर मिट्टी डालना और उसे दफनाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वह सोच रहा था, कोई पुजारी या सेप्टन यहाँ होता तो उसके लिए दुआ करता, लेकिन बस वो वहाँ अकेला था। सर आर्लेन ने उसे सिर्फ तलवार, ढाल और भाले के सारे गुर सिखाए थे, लेकिन प्रार्थना करना नहीं सिखा पाए। डंक बोला, मैं तुम्हारी तलवार यहीं छोड़ देता, पर मिट्टी से इसको जंग लग जाएगी, और वैसे भी देवता तुम्हें नई तलवार दे देंगे। आगे डंक कुछ सोच नहीं पा रहा था, और आगे उसे क्या कहना है, क्योंकि उसका गुरु सर आर्लेन खुद इतना धार्मिक इंसान नहीं था। आखिर डंक ने कहा, तुम एक सच्चे नाइट थे, और जब भी तुमने मुझे मारा मैं उसी के लायक था, सिवाय एक बार के, जब हमने मेडन पूल में झगड़ा किया। वो सराय वाला लड़का जिसने उस विधवा औरत का पाई चुराया, मैंने नहीं, पर अब क्या फर्क पड़ता है। खैर, देवता तुम्हारी रक्षा करे सर। फिर उसने धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू किया। डंक ने सोचा, उसने लंबी जिंदगी जी, शायद 60 साल के करीब तो रहा होगा। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं। कम से कम उसने एक और बसंत तो देखा। शाम होने वाली थी और डंक ने घोड़ों को चारा खिलाया। उसके पास अब 3 घोड़े थे। उसका पुराना और थका हुआ घोड़ा चेस्टनट, आर्लेन का सवारी वाला घोड़ा पेल्फ्री, और वार हाउस थंडर, जिसे वो सिर्फ लड़ाई या टूर्नामेंट में चलाता था। थंडर अब पहले जितना तेज और ताकतवर नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक और जोश था, और वो अब डंकन की सबसे कीमती चीज थी। डंक ने सोचा, अगर मैं थंडर, चेस्टनट और उसके सारे ब्रिडल और सैडल बेच दूं तो मेरे पास काफी सिल्वर कॉइन आ जाएंगे। फिर वो आगे बढ़ने लगा। बस एक ही जिंदगी जानता था, और वो जिंदगी बस एक हेज नाइट की थी। ऐसा नाइट जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता, जिसके पास कोई स्थायी मालिक या किला नहीं होता। कभी किसी राजा के लिए लड़ता तो कभी किसी छोटे लॉर्ड के लिए, और वो लॉर्ड और राजा उन्हें खाने के लिए खाना देते और रहने के लिए जगह, जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए, या फिर जो उनको जो काम दिया है वो पूरा ना हो जाए। कभी कभी टूर्नामेंट होते थे जहाँ पर ये जीतने पर इन्हें कुछ इनाम मिल जाता था, लेकिन बहुत से हेज नाइट जब सर्दियों में काम नहीं मिलता तो वो लुटेरे बन जाते। मगर उसके गुरु सर आर्लेन ने कभी ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, मैं किसी दूसरे हेज नाइट को ढूंढ सकता हूँ जिसे अपने जानवरों की देखभाल और कवच साफ करने के लिए एक स्क्वायर चाहिए, या शायद मैं किसी शहर चला जाऊं, लेनिस्पोर्ट या किंग्स लैंडिंग, या फिर सिटी वॉच द वॉल में शामिल हो जाऊं, या फिर कुछ और।
उसने बूढ़े आदमी का सारा सामान एक ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रखा था। उसके बटुए में 3 सिल्वर स्टेग, 19 तांबे के कॉइन और एक टूटा हुआ लाल गार्नेट था। ज्यादातर घूमने वाले नाइट की तरह उसकी असली दौलत उसके घोड़े और हथियारों में होती है। अब डंक के पास एक लोहे की जंजीर वाली कवच, एक लोहे का हेलमेट, एक तलवार टांगने वाला पुराने चमड़े का बेल्ट और एक लंबी स्टील की बनी हुई तलवार जो कि लकड़ी और चमड़े के म्यान में रखी हुई थी, एक छोटा चाकू, एक रेजर, एक वेटस्टोन और पिंडलियों की रक्षा करने के लिए ग्रीव्स और गले का कवच, 8 फुट लंबा भाला और एक शील्ड थी और जिस पर उसके गुरु सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री का सीजल था, एक पंखों वाला प्याला। डंक ने ढाल को देखा, फिर तलवार को। तलवार अच्छे और मजबूत स्टील की बनी हुई, सीधी और भारी थी, मानो कि इसे एक बड़े किले के अंदर बनाई गई हो। उसका हत्था चमड़े से लिपटा हुआ था। तलवार प्लेन होने के बाद भी हाथ में काफी अच्छी लग रही थी। डंक जानता था कि यह कितनी तेज है, क्योंकि हर दिन सोने से पहले डंक उस तलवार को वेटस्टोन और ऑयल क्लॉथ से चमकाता था। उसने सोचा, और एस्फोर्ड मीडो में एक टूर्नामेंट भी होने वाला है, उसमें यह तलवार काम आएगी। उसका नया घोड़ा स्वीटफुट पुराने चेस्टनट की तुलना में ज्यादा आसानी से चलता था। लंबी यात्रा के बाद डंक दर्द से भरा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था। तब आगे उसे एक सराय और महखाना दिखाई दिया। डंक ने खुद को कहा, मेरे पास 3 चांदी के सिक्के हैं और मैं इससे अच्छा खाना खा सकता हूँ और जितनी चाहे शराब पी सकता हूँ। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, एक नंगा लड़का झरने के किनारे निकलकर बाहर आता है और अपने आप को एक चादर से सुखाने लगता है। जब डंक उस लड़के से पूछता है, क्या तुम एक स्टेबल बॉय हो? वह लड़का 8 या 9 साल का था, दुबला पीला चेहरा और कीचड़ से भरे हुए उसके पैर। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और वह लड़का गंजा और टकलू था। डंक ने कहा, मुझे अपने घोड़े की सफाई करवानी है, तीनों के लिए चारा भी चाहिए, क्या तुम कर सकते हो लड़के? लड़के ने बेपरवाही से कहा, कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। डंक ने कहा, ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, मैं एक नाइट हूँ, ये जान लो। तब लड़का बोला, तुम किसी नाइट जैसे नहीं दिखते। तब डंक कहता है, क्या सभी नाइट एक जैसे दिखते हैं? उस लड़के ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तलवार तो रस्सी से बंधी हुई है। तब डंक ने कहा, जब तक वो मेरी म्यान संभाले हुए हैं वह काफी है, अब जाओ और मेरे घोड़े की देखभाल करो। अगर ठीक से काम किया तो मैं तुम्हें एक तांबे का सिक्का दूंगा, नहीं तो एक थप्पड़। डंक अब उस महखाने की ओर चल दिया और यह सोच रहा था कि इस समय वह लोगों से भरी हुई होगी, लेकिन जैसे ही इनके अंदर डंक जाता है तो वह देखता है कि वह जगह लगभग खाली थी। उसने एक यंग लॉर्डिंग को देखा, बढ़िया कपड़े पहने हुए, टेबल पर गिरी हुई शराब में झुका हुआ था और खराटा ले रहा था। इसके अलावा और वहाँ कोई नहीं था। डंक ने इधर उधर देखा, तब रसोई में से एक छोटे कद की मोटी औरत बाहर आई और उसको देखकर बोली, जहाँ चाहो बैठ जाओ, आपको पीना है या खाना है? तब डंक कहता है कि दोनों, और उस सोते हुए आदमी से दूर जाकर एक खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया। वो औरत कहती है, हमारे पास बढ़िया रोस्ट किया हुआ भेड़ का मांस है, ऊपर से जड़ी बूटियों की परत लगी है और कुछ डक्स भी है जो मेरे बेटे ने मारी है, तुम क्या लोगे? डंक ने आधे साल से किसी सराय में खाना नहीं खाया था। उसने कहा, दोनों। औरत हंस पड़ी और बोली, खैर तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है कि तुम दोनों खा सकते हो। और वह एक मग में बियर भर के लाई और मेज पर रख दी। क्या रात के लिए तुम्हें कमरा भी चाहिए? तब डंक ने कहा, नहीं, और मन में सोचने लगा, एक मुलायम बिस्तर और छत के नीचे सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जमीन ही काफी थी। डंक ने कहा, बस थोड़ा खाना, थोड़ा बियर और फिर मुझे एस्फोर्ड जाना है। वो यहाँ से कितनी दूर है? उस औरत ने कहा, बस 1 दिन की सवारी, आगे बर्निंग मिल आएगी, वहाँ से सड़क 2 हिस्सों में बटेगी, तो आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। क्या मेरा बेटा तुम्हारे घोड़े को देख रहा है या वह फिर से भाग गया? नहीं, वो बाहर ही है। डंक ने कहा, यहाँ कोई ग्राहक नहीं दिखता? तो वह औरत कहती है, शहर के आधे से ज्यादा लोग टूर्नामेंट देखने गए हैं, मेरे अपने बच्चे भी चले जाते अगर मैं उन्हें रोकती नहीं। अगर मैं चली जाती तो ये सराय और इन यहीं रहती और लड़का सैनिकों के साथ घूमता और लड़की तो हर बार किसी नाइट को देखकर उसके सामने मुस्कुराने लगती है। कसम से मैं तुम्हें इसका कारण तो नहीं बता सकती, नाइट भी तो दूसरे आदमी की तरह ही होते हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भाले की लड़ाई में अंडों की कीमत बदल गई हो। वह डंक को ध्यान से देखने लगी। उसकी तलवार और ढाल कुछ अलग कहानी कह रही थी और उसके रस्सी का बेल्ट और उसके सादे कपड़े कुछ और फिर वह बोली, क्या तुम भी टूर्नामेंट जा रहे हो? तब डंक ने जवाब देने से पहले एक बियर का घूंट पिया और कहा, हाँ, मैं चैंपियन बनूंगा।
इनमें वह यंग लॉर्डलिंग जो टल्ली होकर पड़ा था वह अपना सिर उठाने लगा और अपना मुंह साफ किया और डंक की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था। उसका हाथ कांप रहा था और उसने उंगली उठाई। तुम मुझसे दूर रहो, सुन रहे हो, बहुत दूर रहो। डंक ने उलझन में उसकी ओर देखा और बोला, माय लॉर्ड। तब सराय वाली औरत झुककर बोली, उसकी बातों पर ध्यान मत दो सर, वो बस पीता रहता है और अपने सपनों की बातें करता रहता है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वह जल्दी से वहां से चली गई। उस यंग लॉर्डलिंग ने कहा, खाना? वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, एक हाथ से मेज पकड़कर ताकि गिर न जाए। मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और फिर उसने कहा, मुझे एक वेश्या चाहिए। यहाँ पर कोई वेश्या नहीं है, सब के सब एस्फोर्ड मीडो चली गई है। देवताओं की दया हो, मुझे अब और शराब चाहिए। और वह लड़खड़ाता हुआ उस सराय से बाहर चला गया। डंक ने सोचा, सैड क्रिएचर, पर वह ऐसा क्यों सोच रहा था कि वो मुझे जानता है। भेड़ का मीट काफी अच्छा था और बतख का मीट उससे भी अच्छा। चेरी और नींबू के साथ पकी हुई और ज्यादा चिकनी भी नहीं, और ओवन से निकाली हुई गर्मा गर्म ओट की रोटी। यही होता है एक नाइट होना। डंक ने अपने आप से कहा, जितना चाहे खाओ, जितना चाहे पियो, और कोई नहीं है जो सर पर चोट करे। उसने खाने के साथ दूसरा मग बियर का पिया, फिर तीसरा और फिर चौथा, क्योंकि अब उसे कोई मना करने वाला नहीं था। जब खाना खत्म हुआ, उसने औरत को एक चांदी का सिक्का दिया और बदले में मुट्ठी भर तांबे वापस लिए। जब डंक बाहर निकला तो अंधेरा काफी हो चुका था। उसका पेट काफी भरा हुआ था और थैली थोड़ी हल्की, और वह बहुत खुश था। अब वह अस्तबल की ओर बढ़ा। आगे से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। शांत रहो बच्चे, एक लड़के की आवाज आई। डंक तेजी से आगे बढ़ते हुए अस्तबल की ओर पहुंचा तो देखा कि एक स्टेबल बॉय थंडर पर सवार था और आर्लेन का कवच हेलमेट को पहन रखा था और पीछे की ओर झुका रखा था ताकि आंखें न ढक जाए। और इस खेल में वह पूरी तरह से डूबा हुआ था और इतना ही फनी लग रहा था। डंक दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। तब लड़का डंक को देखकर चौंक जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो घोड़े से जल्दी उतर जाता है। माय लॉर्ड, मेरा ये मतलब नहीं था। डंक ने कहा, चोर, वो अब कवच उतारो और शुक्र मनाओ कि घोड़े ने तुम्हें लात नहीं मारी। वो एक वार हॉर्स है, ना कि किसी बच्चे का पोनी। लड़के ने हेलमेट उतारा और उसे नीचे फेंक दिया और कहा, मैं उसे राइड कर सकता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी बदतमीजी नहीं चाहिए। अब कवच भी उतारो। तुम क्या सोचकर ये सब कर रहे थे? उस लड़के ने कवच उतारा और जमीन पर गिरा दिया और बोला, अगर मुंह बंद रखूंगा तो कैसे बताऊंगा? तब डंक ने कहा, जवाब देने के लिए मुंह खोल सकते हो। अब वो कवच और हेलमेट उठाओ, इसे झाड़ो और वहीं रख दो जहां से तुमने उठाया था। क्या तुमने घोड़े को चारा डाला जैसे मैंने कहा था? लड़के ने कवच और हेलमेट साफ करते हुए कहा, हाँ। और पूछा, क्या आप एस्फोर्ड जा रहे हो? तो आप मुझे भी साथ ले चलिए सर। डंक ने कहा, और तुम्हारी माँ क्या कहेगी अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो? मेरी माँ? लड़के ने कहा, मेरी माँ तो मर चुकी है और वो कुछ नहीं कहेगी। डंक हैरान हुआ, क्या सराय वाली वह औरत इसकी माँ नहीं थी? शायद यह लड़का उसका चेला होगा। डंक का सिर शराब की वजह से थोड़ा घूम रहा था। उसने पूछा, क्या तुम अनाथ हो लड़के? लड़के ने कहा, क्या तुम हो? मैं भी था कभी, जब तक सर आर्ले ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। लड़के ने जवाब दिया, अगर आप मुझे रख ले तो मैं आपका स्क्वायर बन सकता हूँ। हर नाइट को एक स्क्वायर की जरूरत होती है और तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें स्क्वायर की और लोगों से ज्यादा जरूरत है। डंक ने कहा, मुझे किसी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। डंक ने धमकाने के लिए हाथ उठाया, और मुझे अब लगता है कि तुम्हें कान के नीचे एक लगानी चाहिए। जाओ मेरे ओट की एक बोरी भर दो, मैं एस्पोर्ट जा रहा हूँ अकेला। कुछ पल तक वह लड़का वहीं बाहें मोड़े खड़ा रहा। जब डंक ने उसे छोड़ देने की ठान ली तब वह लड़का मुड़ा और जई लेने के लिए चला गया। डंक ने राहत की सांस ली। अफसोस, लेकिन उस लड़के की यहाँ सराय में अच्छी जिंदगी है, उस जिंदगी से कहीं बेहतर जो उसे एक गरीब नाइट के साथ मिलती। उसे अपने साथ ले जाना कोई भलाई का काम नहीं है। डंक को उस लड़के के चेहरे पर निराशा महसूस हो रही थी। जब वह अपने घोड़े पर चढ़ा और थंडर की लगाम थामी तो उसने सोचा कि एक तांबे का सिक्का शायद उस लड़के को खुश कर दे। ये लो लड़के, तुम्हारी मदद के लिए। और उसने मुस्कुराते हुए तांबे का सिक्का उस लड़के की ओर उछाल दिया, लेकिन लड़के ने उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। सिक्का उसके नंगे पैरों के बीच मिट्टी में गिर गया और वह वहीं पड़ा रहा। जैसे ही मैं चला जाऊंगा तो वह लड़का उसे उठा लेगा। डंक ने अपने घोड़ों को मोड़ा और सराय से दूर निकलने लगा। पेड़ चांदनी में चमक रहे थे, आसमान साफ था और तारों से भरा हुआ था। लेकिन जब वह सड़क पर आगे बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि अस्तबल का वह लड़का पीछे से उसे देख रहा है, चुपचाप और नाराज। और ये इशू यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही इसके अगले एपिसोड में।